जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं लाई हूँ एमपी बोर्ड 2023 12th जीव विज्ञान के सॉल्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2023 की परीक्षा में पेपर 4 सेट में आए थे। मैंने बी सेट लिया है। अब हम ये देखें कि इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 19 थी, जिसमें शुरू के 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के थे और उनमें कुल 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, निषेचन या फर्टिलाइजेशन खाली स्थान में संपन्न होता है। तो आंसर होगा फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी नलिका में। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक खाली स्थान कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो आंसर है प्राकृतिक कैनेबिनाइड। क्या आंसर है? कैनेबिनाइड। कैनेबिनाइड कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, सेव एक खाली स्थान फल का उदाहरण है। आंसर होगा आभासी या कूट फल का उदाहरण, क्योंकि जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है वे फल आभासी या कूट फल कहलाते हैं और सेव फल के निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। इसलिए सेव एक आभासी या कूट फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर होगा बहुभ्रूणता। अगर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे कहा जाता है बहुभ्रूणता। अगला प्रश्न, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खाली स्थान कहते हैं। तो गर्भाशय या यूट्रस की आंतरिक ग्रंथिल स्तर गर्भाशय अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी समष्टि या पॉपुलेशन में जो मौत हो रही है तो उसकी संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा या तो पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा, कोई एक लिखने पर अंक दिए जाएं। फिर आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आणविक कैंची प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहा गया है, क्योंकि डीएनए और आरएनए बहुत छोटे होते हैं और उन्हें काटने के लिए कोई कैंची यूज नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो प्रथम पारजीनी गाय का नाम है रोजी। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचना जब आरएनए में प्रतिलिपिकरण होता है तो इसे अनुलेखन कहते हैं। एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो आंसर है संधि शोथ। अगला प्रश्न है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा विडाल परीक्षण द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न,
भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो भ्रूण या एम्ब्रियो जब अक्रियाशील होता है तो वह स्थिति कहलाती है प्रसुप्ति। तो उत्तर होगा ए, प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी पीरियड। दूसरा प्रश्न है, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। तो डेवलप होते हुए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको पोषण देने का काम करता है टेपिटम। अगला प्रश्न है, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर वे जीव पूछा गया है जो भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? पौधों से। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आंसर होगा उपभोक्ता या कंज्यूमर। अगला प्रश्न, आंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतक और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्या कहते हैं? तो आंसर होगा स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल। ये कोशिकाएं सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आंसर है सी, सटन और बाबेरी ने। अगला प्रश्न, बीटी विष प्राप्त होता है? आंसर है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो आइए हम देखते हैं कि पेनिसिलिन का संबंध किसके साथ बनेगा? प्रथम प्रतिजैविक। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक या प्रथम प्रतिजैविक है। दूसरा प्रश्न है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक अप्रभावी रक्त विकार है। तो थैलीसीमिया का संबंध बनेगा अप्रभावी रक्त विकार से। तीसरा क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जो स्त्रियों में पाया जाता है और इस रोग में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। तो टर्नर सिंड्रोम की जोड़ी बनेगी एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। चौथा प्रश्न है, बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण को अंग्रेजी में ex-situ संरक्षण भी कहते हैं। जब किसी जीव को जहां पर वह पाया जाता है वहां पर संरक्षण ना करें और वहां से ले जाकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षण करें तो वह बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। और इसकी जोड़ी बनेगी जंतु उद्यान से, क्योंकि जंतु उद्यान में दूसरे क्षेत्र से लाकर जंतुओं को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धसे हुए रंध्र। तो धसे हुए रंध्र एक प्रकार का अनुकूलन है। ये किन पौधों में पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। यह इनका एक अनुकूलन है ताकि ये जल की हानि को रोक सकें। तो धसे हुए रंध्र का संबंध है अनुकूलन से। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा। एंट अमीबा के द्वारा अमीबिएसिस नाम का रोग होता है। तो इसलिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या एंट अमीबा का संबंध बनेगा अमीबिएसिस के द्वारा। अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यह डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का संबंध बनेगा ये सी, डीएनए के खंडों को अलग करना। इन्हीं सही जोड़ियों को मैंने एक बार फिर आंसर को सामने लिख दिया है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। पेनिसिलिन की जोड़ी है प्रथम प्रतिजैविक। थैलीसीमिया की जोड़ी है अप्रभावी रक्त विकार। टर्नर सिंड्रोम की जोड़ी है
एक X क्रोमोसोम का अभाव। बाह्य स्थान संरक्षण की जोड़ी है जंतु उद्यान, यानी जंतु उद्यान में दूसरी जगह से लाकर जंतुओं को रखा जाता है। अगला है धसे हुए रंध्र, यह एक प्रकार का अनुकूलन है जो मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। एंट अमीबा अमीबियसिस नाम का रोग उत्पन्न करता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये डीएनए के खंडों को अलग करना, इसकी जोड़ी इसके साथ बनी। बच्चों, आपने 2023 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखे। अब 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।